नमस्कार बच्चों, आज हम एक्सीलेंट 10th क्लास की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उपलब्ध ब्लूप्रिंट पे आधारित बोर्ड मॉडल पेपर को हल कर रहे हैं। सामाजिक विज्ञान 10वीं क्लास। इसमें हमारे ज्ञान से संबंधित 28 अंक भार है, अवबोध से संबंधित 32 हैं, अभिव्यक्ति और ज्ञान उपयोग से संबंधित 16 हैं, मौलिकता कौशल से संबंधित 4 है, जैसे हमारा मानचित्र होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अवसद वाले 12 प्रश्न होंगे, 6 प्रश्न हमारे रिक्त स्थान वाले होंगे, इसलिए इस प्रकार टोटल 18 होंगे। अति लघुत्तरात्मक 12 होंगे जो 1 नंबर वाले होंगे। लघुत्तरात्मक हमारे 13 प्रश्न होंगे जो 2-2 नंबर वाले होंगे। लघुरात्मक सेकंड जो होंगे वो 4 होंगे जो 3-3 नंबर के होंगे। निबंधात्मक प्रश्न हमारे 3 होंगे जो 4 अंक के होंगे। इस प्रकार टोटल हमारा 80 नंबर का ये पेपर होने वाला है। अब जो महत्वपूर्ण जो पाठ हैं उन पे हम विचार कर लेते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 7 नंबर का पेपर अपना पाठ होगा। ये भारत में राष्ट्रवाद, ये भी 7 नंबर का पाठ है। दोनों पे विशेष जोर देना है इन दोनों पाठों पर। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, ये 6 नंबर का प्रश्न है, पाठ है अपना। संसाधन एवं विकास 4 नंबर का है। वन्य एवं वन्य जीव संसाधन है वो 4 का है। जल संसाधन 4 नंबर का है। कृषि भी 4 का है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन भी 4 नंबर का है। सत्ता की साझेदारी भी 4 का है। संघवाद 4 का है। लोकतंत्र एवं विविधता 3 नंबर का है। जाति संघर्ष और लैंगिक मामले हमारे 5 नंबर अंक भार वाला है। जल संघर्ष और आंदोलन वाला पाठ हमारा 4 नंबर का है। विकास जो पाठ है हमारा वो 5 नंबर का है। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये भी 5 नंबर का है। मुद्रा और शाख 5 नंबर का है। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी 5 नंबर का है। अब हम अपने मॉडल पेपर को हल करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न खंड ए में होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ये अब कहीं आप पेपर में लगा के छोड़ दें, उत्तर पुस्तिका में नोट करना है इसको। 1929 का कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? बहादुरी का है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हुई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। जो 2 संस्थाओं का जन्म होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, जो जुड़वा संस्थाएं बनती हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरण योग्य है। इनमें से किस राज्य में मरुस्थली मृदा पाई जाती है? राजस्थान में, जैसे हमारा प्रांत राजस्थान है, इसमें मरुस्थली मृदा है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई। श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ? 1948 में। स्वतंत्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 हिस्सों में। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय कौन सा होता है कि समाज द्वारा स्त्री और पुरुष की जो भूमिका दी गई है वो असमान है। मध्य आय वर्ग वाला देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, ये देशों के नाम दिए हुए हैं। तो मध्य आय वाला देश भारत है। औद्योगिक क्षेत्रक कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्रक है। तो क्षेत्रक अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं अपने 10वीं क्लास में। ये क्षेत्रक आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मछली पालन ये आते हैं। द्वितीय जो क्षेत्र है उसमें विनिर्माण, औद्योगिक गतिविधियाँ आती हैं, तो औद्योगिक क्षेत्रक पूछा गया है। और तीसरे क्षेत्र में हमारा सेवा क्षेत्रक है, जिसमें सर्विस सेक्टर है, तो उसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो ये तीनों क्षेत्र आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया होती है, उसे वैश्वीकरण कहते हैं। अब हमें रिक्त स्थान भरने हैं। अफ्रीका में रीडर पेस्ट नामक एक बीमारी फैल गई थी 1880 के दशक में। भारत में कुल 24.56% भौगोलिक क्षेत्र पे वन है। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूह के भेदभाव और उन्हें अपने अलग मानने की धारणा पर आधारित है। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शिक्षा के स्तर पे, स्वास्थ्य के स्तर पे और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित
सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो सकल घरेलू उत्पाद की वैसे भी परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है कि सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। किसी भी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य है वो सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। तो ये प्रश्न वैसे भी पूछा जा सकता है कि विदेशी निवेश किसे कहते हैं। तो ये आपको रिक्त स्थान वाला पूछे गए हैं, इसमें रिक्त स्थान पूछे गए हैं। अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है जिसको एक शब्द या एक पंक्ति में लिखना है वो भी 1 नंबर वाले हैं। गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं। विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक गिरमिटिया के नाम से जाने जाते हैं। वीटो या निषेधाधिकार किसे कहते हैं। वीटो पावर जो संयुक्त राष्ट्र संघ में यूज की जाती है वही वीटो पावर है इस 5 स्थायी सदस्यों द्वारा। तो वीटो का मतलब है निषेधाधिकार, यानी जिसके सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को निरस्त करने का आधार बन सकती है। ये कथन किसका है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कथन मैटरनिक का है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ये कथन किसने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाती है। यानी फ्रांस इतना महत्वपूर्ण है यूरोप में कि वह छींकता है तो अन्य देशों को भी सर्दी और जुकाम हो जाती है। ये कोट है, ये मैटरनिक का है। बाढ़ नियंत्रण हेतु कोई एक उपाय बताना है। बांधों का निर्माण कर दें, पानी को रोक लें तो बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सकता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन कृषि को क्या कहा जाता है। झूमिंग कृषि। तो झूमिंग कृषि क्या है वैसे भी पूछा जा सकता है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मणिपुर ये जो राज्य हैं ये उत्तर पूर्व के राज्य हैं। किसी एक रेशे वाली फसल का नाम बताना है। कपास एक रेशे वाली फसल है। बेल्जियम ने 1970 से 1973 के बीच कुल कितने संशोधन किए थे। 4 संशोधन किए। सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दे दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो सत्ता का केंद्रीकरण और सत्ता का विकेंद्रीकरण दोनों परिभाषाएं आपको आनी चाहिए। जब सत्ता एक ही जगह हो तो उसे केंद्रीकरण कहेंगे। जब सत्ता का विभाजन अन्य स्तरों पे हो जाए तो उसे विकेंद्रीकरण कहेंगे, यानी सत्ता का बांट देना। कार्लोस स्मिथ और नॉर्मन तीनों में से क्या समानता थी। ये तीन व्यक्ति थे तो इनमें क्या समानता थी। ये तीनों ही व्यक्ति नस्ल आधारित भेदभाव के विरुद्ध थे। नस्ल यानी रंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था उसके विरुद्ध थे। नवीकरण साधन तथा गैर नवीकरण साधन का एक उदाहरण देना है। नवीकरणीय साधन कौन से होते हैं जिन्हें पुनः बनाया जा सकता है, जैसे वन है। गैर नवीनीकरण संसाधन जिन्हें पुनः नहीं बनाया जा सकता वो संसाधन है खनिज तेल। अतिरिक्त रोजगार के सर्जन का कोई एक उपाय सुझाना है कि हम अतिरिक्त रोजगार का सर्जन कैसे कर सकते हैं। कई खेतों की सिंचाई हेतु एक नए बांध का निर्माण करना। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। प्रौद्योगिकी यानी तकनीक है वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित कर देती है, बढ़ा देती है। ये हमारे एक नंबर के प्रश्न थे। रेशम मार्ग। अब लघुत्रात्मक प्रश्न शुरू हो जाएंगे। 4 से 16 के उत्तर, यानी चौथे प्रश्न से लेकर 16 तक का जो नंबर है प्रश्न का वो हमारा लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे। इनकी शब्द सीमा 50 होगी। रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था। तो रेशम मार्ग का आपको पता होना चाहिए, वो मार्ग जिससे प्राचीन समय में एशिया से दक्षिणी अफ्रीका और यूरोप के देशों तक रेशम का व्यापार होता था उसे रेशम मार्ग कहते थे। यानी चीनी रेशम जिस रास्ते से यूरोपीय देशों तक जाती थी उन्हें उस रास्ते को रेशम मार्ग कहते थे। तो रेशम मार्ग से किन वस्तुओं का व्यापार होता था। रेशम मार्ग से चीनी रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले, हाथीदांत का कपड़े, काली मिर्च और कीमती पत्थर दुनिया के दूसरे भागों में भेजा जाता था। तो यूरोप से सोना, चांदी, शीशे की वस्तुएं, शराब, कालीन, गहने आदि एशिया महाद्वीप में लाए जाते थे। इस मार्ग से व्यापार
भी होता था और साथ साथ संस्कृति यानी संस्कृतियों का आदान प्रदान भी होता था। वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य बताने हैं। वियना संधि के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं। इस संधि का प्रमुख उद्देश्य उन समस्त परिवर्तनों को समाप्त करना जो नेपोलियाई युद्ध के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश की सत्ता को पुनर्स्थापित करना, फ्रांस को उन प्रदेशों से वंचित करना जिन पर नेपोलियन ने अधिकार कर लिया था, फ्रांस की सीमाओं पर अनेक राज्यों की स्थापना करना ताकि भविष्य में फ्रांस अपने साम्राज्य का विस्तार न कर सके। नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बनाए रखना। ये छोटा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि जर्मन महासंघ किसने बनाया था? नेपोलियन ने। कितने राज्यों का था? 39 राज्यों का था। तो जर्मन महासंघ क्या था? तो इसमें 2-3 प्रश्न बन गए। यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था स्थापित करना। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखनी है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस दिन अमृतसर के आसपास के कई गांवों के लोग जलियांवाला बाग मैदान में एकत्रित हुए थे और ये मैदान चारों ओर से बंद था। तो अंग्रेज अफसर के आदेश पर सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और इस हत्याकांड में सैकड़ों लोग मारे गए तथा अनेक लोग घायल हो गए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के इतिहास की सर्वाधिक दर्दनाक घटना है। इस घटना ने समस्त भारत को अंग्रेज विरोधी बना दिया था। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? एजेंडा क्या है? एजेंडा 21 क्या है? पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। 1992 में रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहाँ पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। वहाँ एजेंडा 21 का प्रतिपादन हुआ था। तो इसका उद्देश्य क्या था? 1992 में 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों का एक सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से हुआ। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन एवं जैविक विविधता के एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। यही घोषणा पत्र एजेंडा 21 के नाम से जानी जाती है। तो एजेंडा 21 क्या है? एक प्रकार की घोषणा पत्र है। छोटा प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, एजेंडा 21 क्या है? एक प्रकार का घोषणा पत्र है जो किसके बारे में करता है? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता के संबंध में। इस घोषणा पत्र का मुख्य उद्देश्य भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन के खतरों को रोकना, जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण के लिए उपाय करना एवं भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास करना। संकटग्रस्त प्रजातियों पर एक टिप्पणी लिखनी है। संकटग्रस्त जातियाँ कौन सी होती हैं? पादपों और वन्य जीवों की वे जातियाँ, पौधे हों या वन्य जीव हों, उनकी वो जातियाँ जिनके लुप्त होने का खतरा है, संकटग्रस्त जातियाँ कहलाती हैं। जिन विशेष परिस्थितियों का इनकी संख्या कम हुई है, यदि उन पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो तो इन जातियों के जीवित रहना कठिन हो जाएगा और इन जातियों को संरक्षण द्वारा बचाया जा सकता है तथा विशेष प्रयासों से इनमें वृद्धि भी संभव है। उदाहरण के लिए जैसे भारत में काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा आदि। बंदर, संगाई आदि। मणिपुरी हिरण भी इसी में आती है। गोडाउन भी इसी में आता है। शेर की पूंछ वाला बंदर भी इसी में आता है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट करना है कि भारतीय कृषि को वैश्वीकरण ने किस प्रकार से प्रभावित किया है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव। वैश्वीकरण के इस दौर में भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत चावल, कपास, चाय, कॉफ़ी, रबड़, जूट एवं मसालों का मुख्य उत्पादक देश होने के बावजूद विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ रहा है, क्योंकि विकसित देश कृषि को अधिकाधिक सहायता अनुदान प्रदान कर रहे हैं, जबकि भारत में ऐसा संभव नहीं हो रहा है। अतः हमें विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अपनी विशाल क्षमता का सही योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो 10वां, बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए। श्रीलंका में बहुसंख्यक जो वाद था वो सियली समूह का था। श्रीलंका सरकार ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्षेत्रों में सियली वर्चस्व स्थापित करने के लिए कई उपाय किए। 1956 में श्रीलंका सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सियली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। नए संविधान में प्रावधान भी किया
कि सरकार बौद्ध मत की संरक्षण को बढ़ावा देगी। ये तमिल हिंदुओं के लिए अपमानजनक कदम था। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। ये सब सिंहली समुदाय को या बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने का श्रीलंका सरकार का कदम था। संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ये सरकार की एक व्यवस्था है। संघीय शासन व्यवस्था सरकार की एक व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण या उनकी विभिन्न जो इकाइयाँ होती हैं उनमें उनके बीच बांट दी जाती हैं। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर की सरकारें होती हैं। एक सरकार संपूर्ण देश के लिए होती है जिसे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्यों या प्रांतों की स्तर की सरकार होती है जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती हैं। जैसे भारत। सामाजिक विभाजन तथा राजनीति किस प्रकार अंतर संबंधित है, व्याख्या करनी है। सामाजिक विभाजन तथा राजनीति परस्पर अंतर संबंधित है। सामाजिक विभाजन से राजनीति प्रभावित होती है। यदि सामाजिक विभाजन किसी समूह विशेष द्वारा अपनी पहचान बनाए रखने के लिए होता है तो इस प्रकार के विभाजन में समझौते की गुंजाइश नहीं होती। जैसे आयरलैंड के लोग अपनी पहचान कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट के रूप में बनाना चाहते हैं। दूसरा उदाहरण बेल्जियम का है जहां लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं किंतु एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। इन अलग अलग भाषाओं से दूसरे समूह के लोगों का कोई अहित नहीं होता। विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं? वो विकास जो भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाता है उसे विकास की धारणीयता कहते हैं। विकास की धारणीयता से आज से विकास के स्तर को और ऊंचा उठाने और वर्तमान विकास के स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से है। अतः धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना विकास अधूरा है। इसमें भावी पीढ़ी की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने पर बल दिया जाता है। वर्तमान ही पर्यावरण संरक्षण को बल मिलता है। अतः यह देश की भावी उन्नति के लिए आवश्यक है। सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक में के बीच हमें अंतर करना है। सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक। इस क्षेत्रक के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रक के अंतर्गत अधिकांश संपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराती है। जैसे डाकघर, भारतीय रेलवे, आकाशवाणी, इंडियन एयरलाइंस आदि सेवाएं इसी के अंदर आती हैं। जबकि निजी क्षेत्रक इस क्षेत्रक में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या किसी कंपनी के हाथ में होती है। जैसे मित्तल पब्लिकेशन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री, ये सब निजी क्षेत्रक हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि करना है। निजी क्षेत्रक की गतिविधियों का उद्देश्य लाभ अर्जित करना है। इस क्षेत्रक में उत्पादन एवं वितरण संबंधी समस्त निर्णय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और इस क्षेत्रक में निजी क्षेत्रक में उत्पादन एवं वितरण संबंधी निर्णय निजी स्वामियों अथवा प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के किन्हीं 2 स्रोतों की व्याख्या करनी है। भारत में औपचारिक क्षेत्रक में साख के 2 महत्वपूर्ण स्रोतों कौन कौन से हैं? बैंक है, सहकारी समितियां हैं। तो इन क्षेत्रों को आपको पता होना चाहिए। औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रक कौन से हैं? औपचारिक क्षेत्र में बैंक और सहकारी समितियां, अनौपचारिक में साहूकार आदि आते हैं। बैंक समर्थक ऋणाधार के आधार पर लोगों को ऋण प्रदान करता है। बैंक से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो जाता है। वहीं सहकारी समितियां भी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराती हैं। इन संस्थाओं में कृषक एवं व्यापारी दोनों ही अपनी अपनी आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए ऋण लेते हैं। भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोध लगाने के किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करना है कि विदेशी व्यापार पर अवरोध क्यों लगाया जाता है। भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोध लगाने के 2 कारण हैं। तो इसमें भारत सरकार द्वारा विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादन की रक्षा के लिए अवरोध लगाया जाता है। सन 1950 से एवं 60 के दशक में भारतीय उद्योग अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे और इस अवस्था में आयातों से प्रतिस्पर्धा एवं उद्योगों
को बढ़ने नहीं देती, अतः भारत सरकार ने आयातों को केवल मशीनी उर्वरक, खनिज तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं तक ही सीमित रखा और विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोध लगा दिए। अवरोध लगाना मतलब नियम कानून टाइट करना या उनमें कुछ पाबंदियां लगाना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अब हमारा खंड 6 है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 100 शब्द सीमा का होगा। प्रश्न 17 से 20 तक होंगे। 3 नंबर वाले होंगे। नेपोलियन संहिता की विशेषता लिखिए। ज्वेलियन संघ की विशेषता लिखिए। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जोल्वेराइन संघ क्या था। नेपोलियन संहिता बतानी है पहले हमें। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए 1804 में नेपोलियन ने नागरिक संहिता लागू की। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि नेपोलियन संहिता कब लागू की। 1804 में। ये संहिता नेपोलियन की संहिता के नाम से जानी जाती है, यानी शासन को कुशल तरीके से चलाने के लिए लागू की थी ये। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। इस संहिता की प्रमुख विशेषता है, इस संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए, कानून के समक्ष समानता तथा संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को समाप्त किया तथा किसानों को भू, दासत्व और जागीरदारी करों से मुक्ति दिलाई। यातायात तथा संचार व्यवस्था में सुधार किए। शहरों में कारीगरों के ऋणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया। संपूर्ण देश में एक राष्ट्रीय मुद्रा प्रचलित की तथा एक समान कानून व्यवस्था और नाप तोल की एक जैसी प्रणाली लागू की। ये नेपोलियन संहिता की विशेषताएं पढ़ी हमने। ज्वेलियन संघ की विशेषता पढ़नी है। नेपोलियन संहिता 1804 में बनी। ज्वेलियन संघ 1834 में प्रशा की पहल पर ज्वेलियन नामक एक शुल्क संघ की स्थापना हुई। तो जेलेवेराइन संघ क्या था? एक शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए थे। इस संघ की विशेषता है, इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के मध्य शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। इस संघ ने मुद्राओं की संख्या को 30 से घटाकर 2 कर दिया। इस संघ के प्रयासों से आर्थिक दृष्टि से समस्त जर्मनी एक हो गया। इस संघ ने आर्थिक राष्ट्रवाद के आंदोलन को जन्म दिया, जिससे उस समय में पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत किया। आपके अनुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करते हैं? ये प्रश्न है अपना। अथवा में दूसरा प्रश्न है कि बाढ़ से बचाव के लिए कोई 3 सुरक्षा उपाय बताइए। तो पहले हम पानी के संरक्षण के लिए बांध सहायक हैं या नहीं है, मदद करते हैं या नहीं, उस प्रश्न को हल करेंगे। हमारे मतानुसार पानी के संरक्षण एवं प्रबंधन में बाढ़ बहुत अधिक मदद करते हैं। प्रवाहित जल को रोकने, दिशा देने, बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा, जो कि आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण हीन आदि बनाती हैं, बांध कहलाती हैं। बांध का अर्थ जलाशय से होता है, न कि उसके ढांचे से। बांध केवल सिंचाई के लिए ही नहीं बनाए जाते, बल्कि इनका उपयोग विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, मत्स्य पालन, नौकायन आदि के लिए किया जाता है। ये बहुउद्देशीय होते हैं, ये कई उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं। बांधों में एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के लिए सतलज व्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों में काम आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय। दूसरा प्रश्न हम अब हल करेंगे कि बाढ़ के बचाव के लिए कोई 3 सुरक्षा उपाय बताने हैं। जब भारी अथवा निरंतर वर्षा, आपको अथवा वाले प्रश्न का मतलब है कि आपको एक प्रश्न करना है। ऊपर वाला प्रश्न यानी जल संरक्षण और प्रबंधन में बांध हैं, वो किस प्रकार मदद करते हैं। अगर ये प्रश्न आपको अच्छे से आ रहा है तो वो करें। ये प्रश्न अच्छे से नहीं आ रहा, दूसरा अगर अच्छे से आ रहा, बाढ़ के बचाव के लिए कोई 3 सुरक्षा उपाय, तो ये करें। अथवा का मतलब ये है कि एक करना है आपको। जब भारी अथवा निरंतर वर्षा के कारण नदियों का जल अपने तट स्तरों को तोड़कर बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। बाढ़ अतिवृष्टि के कारण आती है। बाढ़ से बचाव के लिए 3 सुरक्षा उपाय कर सकते हैं। बाढ़ पे नियंत्रण के लिए नदी उद्गम क्षेत्रों, जल संरक्षण, जो ग्रहण क्षेत्र हैं में वनों को लगाया जाना अति आवश्यक होता है। इससे मृदा अपरदन रुकने में, नदी में अवसाद के जमाव में कमी आएगी और जल शीघ्रता से
मुख्य नदी तक नहीं पहुंच सकेगा। अतः बाढ़ से बचाव के लिए आवश्यक है कि वृक्षारोपण के साथ साथ हमें वनों के अविवेकपूर्ण दोहन को भी रोकना होगा। यातायात मार्गों का निर्माण इस प्रकार से किया जाए कि इससे जल के प्राकृतिक प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो। वर्षा के पहले नदी की जल ग्रहण क्षमता को बढ़ाया जाए। अवसाद को निकालकर तटबंधों पर डलवाया जाना चाहिए। इससे दोहरा लाभ होगा, एक नदी की जल ग्रहण क्षमता बढ़ेगी और दूसरा तटबंध ऊंचे और मजबूत हो जाएंगे। 19 का हमारा प्रश्न यानी नेक्स्ट प्रश्न है, आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है? कोई 3 तर्क लिखिए। अथवा में नेक्स्ट प्रश्न है, जाति असमानता दूर करने के लिए अपने 3 सुझाव दीजिए। तो सांप्रदायिकता चुनौती कैसे है? 3 तर्क देने हैं। सांप्रदायिकता जो धर्म के आधार पे होती है, सांप्रदायिकता को हल करेंगे हम। हमारे मतानुसार सांप्रदायिकता एक चुनौती है। इसके पक्ष में 3 तर्क निम्नलिखित हैं। दैनिक जीवन में सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनिक जीवन में ही देखने को मिलती है। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई धारणाएं एवं एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं सम्मिलित हैं। ये चीज़ें इतनी सामान्य हैं कि साधारणतः हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी हुई होती हैं। समुदायों के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन करना भी इसी में आता है। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी भी इसी का एक कारण है। अब जातिगत असमानता दूर करने के लिए सुझाव देखते हैं कि इसके लिए कौन से 3 सुझाव हैं। अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहन प्रदान करना। प्राय देखा जाता है कि लोग अपनी ही जाति या समुदाय के लोगों के साथ ही विवाह संबंध स्थापित करते हैं, जिससे जातिगत असमानता दूर नहीं हो पाती। अतः इसके समापन के लिए सरकार को अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहन करना चाहिए तथा समाज में भी जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। चुनावों में जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन नहीं करना। प्राय चुनाव में राजनीतिक दल जिस क्षेत्र में जिन जाति का बाहुल्य होता है उस जाति के व्यक्ति को उम्मीदवार बना देते हैं, जिससे जातिगत असमानता घटने के स्थान पर बढ़ जाती है। लोग चुनाव में अपनी ही जाति के उम्मीदवार को वोट डालते हैं तथा अपनी जाति के अन्य व्यक्तियों को वोट डालने के लिए भी प्रेरित करते हैं। इससे उपयुक्त उम्मीदवार का चयन नहीं हो पाता। अतः राजनीतिक दलों को जाति के आधार पर, जाति के स्थान पर योग्यता के आधार पर अपने उम्मीदवार का चयन करना चाहिए। शिक्षा का विस्तार करना। शिक्षा का विस्तार करना। जिन जातियों में पहले से शिक्षा का प्रचलन था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उनका वर्चस्व था। जिन जातियों के पहले शिक्षा से वंचित रखा था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक रूप से शिक्षा से पिछड़े हुए हैं। अतः शिक्षा का विस्तार कर वंचित वर्ग के लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित की जाए। 20 का हमारा प्रश्न है, आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है? या तो ये प्रश्न करें या हम ये करें कि अपने तर्कों से सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करती है। तो पहले हम दोहरे संयोग वाली बात कर लेते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को कैसे खत्म कर देती है। मुद्रा यानी पैसे। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को समाप्त कर देती है। ये निम्न उदाहरण से स्पष्ट है कि हम मान लेते हैं कि एक किसान है जो सरसों के बदले गुड़ लेना चाहता है। सबसे पहले सरसों विक्रेता किसान को ऐसे दुकानदार को ढूंढना होगा जो न केवल गुड़ बेचना चाहता है बल्कि वह उसके बदले सरसों भी खरीदना चाहता हो, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से वस्तुएं खरीदने या बेचने पर सहमति रखते हों। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जा सकता है। साथ ही दोहरे संयोग का मिलना एक महत्वपूर्ण समस्या भी है। ऐसे लोग मिलने मुश्किल हैं कि जो गुड़ बेचे और सरसों ले ले। मुद्रा द्वारा इस समस्या का समाधान हो जाता है। अगर मुद्रा हो, पैसे हो, तो वो इस समस्या को समाधान कर सकती है। मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका का निर्वाह करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को समाप्त कर देती है। अतः अब सरसों विक्रेता किसान किसी भी क्रेता को मुद्रा के बदले सरसों बेच सकता है और सरसों के बेचने से प्राप्त मुद्रा से
बाजार से अपनी ज़रूरत के अनुसार कोई भी वस्तु या सेवा खरीद सकता है। अब स्वयं सहायता वाले प्रश्न को कर लेते हैं। स्वयं सहायता वाला प्रश्न क्या है अपने तर्कों से सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करता है। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। अब ये प्रश्न कर लेते हैं हम। स्वयं सहायता समूह, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत 15 से 20 लोग समूह बना लेते हैं। वे नियमित रूप से मिलते रहते हैं एवं अपनी छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करते हैं और ये बचत धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ये समूह अपने सदस्यों को ऋण देकर उनकी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करते रहते हैं। इस ऋण की ज़रूरत के अनुसार अपना छोटा मोटा रोजगार प्रारंभ कर सकते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्यों द्वारा स्वयं लिए जाते हैं। समूह द्वारा दिए जाने वाले ऋणाधार के बिना वाले ऋण, उनका लक्ष्य, उनकी रकम, ब्याज दर एवं वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। ऋणाधार के बिना बैंक भी स्वयं सहायता समूह को ऋण देने को तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को उचित ब्याज दर पर ऋण प्रदान करके उन्हें स्वावलंबी बनाने में योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त समूह की बैठकों के माध्यम से वह विभिन्न प्रकार के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा आदि विषयों पे भी चर्चा कर पाते हैं। खंड हमारा दय होगा। निबंधात्मक प्रश्न होंगे 21 से 22 तक। उत्तर हमें 250 शब्दों में लिखना होगा। 4 नंबर का होगा हमारा ये प्रश्न। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करना है। ये प्रश्न अगर हमें अच्छे से नहीं आ रहा तो हम नीचे वाला देख सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। अथवा में है तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान को देखते हैं कि क्या कौन कौन से योगदान थे गांधी जी के। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का योगदान था कि देश हित में सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था गांधी जी ने अपना संपूर्ण जीवन देश को समर्पित कर दिया था। उन्होंने देश को अंग्रेज दासता से स्वतंत्रता दिलाने के लिए आमरण अनशन किए, जेल भी गए। अंग्रेजों द्वारा उन्हें अनेक प्रलोभन दिए जाने के बावजूद उन्होंने देश हित को सर्वोपरि रखा और अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। अहिंसात्मक आंदोलनों का नेतृत्व किया गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध अनेक अहिंसात्मक आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसमें असहयोग आंदोलन जो 1920-21 में चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में चला, स्वदेशी आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन आदि प्रमुख हैं। महात्मा गांधी ने अपने आंदोलनों के माध्यम से भारतीय जनता को जागृत किया और वे अंग्रेजों का साथ ताकि वे अंग्रेजों का साथ ना दे। यदि वे अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे तो शीघ्र ही अंग्रेज भारत से बाहर होंगे। उन्होंने विदेशी माल का बहिष्कार करने का आह्वान किया, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई। जनता के हित में उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो कानून थे उनको तोड़ा। अगस्त 1942 में उन्होंने अंग्रेजी सरकार की आर पार की लड़ाई लड़ी तथा करो या मरो का नारा दिया। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाना चाहा, लेकिन वे जनता की आवाज़ को न दबा सके। अंत में अंग्रेजी सरकार घबरा गई और उसे देश को आज़ाद करना पड़ा। देश को सत्याग्रह अहिंसा रूपी हथियार प्रदान किया गांधी जी ने। गांधी जी के 2 प्रमुख हथियार थे, सत्याग्रह और अहिंसा। अपनी बात को मनवाने के लिए गांधी जी धरना देते थे तथा कुछ दिनों का उपवास भी रखते थे अथवा अपना विरोध प्रकट करने के लिए अन्य कोई भी तरीका अपना लेते थे। उन्होंने कई बार आमरण अनशन भी किया। गांधी जी ने संपूर्ण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता सत्याग्रह से मिलती थी। इसके सत्याग्रह रूपी हथियार से अंग्रेज सरकार भी कांपती थी। इसके अतिरिक्त गांधी जी अपनी बात को मनवाने के लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, बल्कि हिंसक तरीके से उनका विरोध करते थे। उन्हें इस बात की जानकारी थी कि अंग्रेज सरकार हर प्रकार से शक्तिशाली है और इससे लड़कर नहीं जीता जा सकता। उनको शांति और अहिंसा से ही पराजित किया जा सकता है। अंत में उन्होंने इसी नीति से अंग्रेजी सरकार को झुका दिया था। भारतीय राष्ट्रवाद को समाज के सभी वर्गों से जोड़ना। गांधी जी ने स्वतंत्रता हेतु संचालित राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के
राष्ट्रवाद से समाज के सभी वर्गों जैसे वकीलों, डॉक्टरों, जमींदारों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, युवकों, महिलाओं, निम्न जातियों, हिंदू, मुसलमान, सिखों आदि को जोड़ा और इसमें परस्पर एकता स्थापित की। उन्होंने समस्त जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़कर उसे जन आंदोलन बना दिया। समाज सुधारक गांधी जी एक समाज सुधारक भी थे। गांधी जी ने भारतवासियों के स्तर को ऊंचा करने के लिए अनेक कार्य किए। भारत से गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने लोगों को खादी पहनने का संदेश दिया। समाज में छुआछूत और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने का प्रयास किया। अछूतों के उद्धार के लिए उन्हें हरिजन नाम दिया। देश में सांप्रदायिक दंगों को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने गांव-गांव घूमकर लोगों में भाईचारे का संदेश दिया। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक गांधी जी। अंग्रेजों ने भारत को एक दूसरे से अलग करने के उद्देश्यों से अनेकों प्रयास किए। हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखने का भरसक प्रयत्न किया, जिससे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की जो नीति थी वह सफल नहीं हो सकी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में गांधी जी का अविस्मरणीय योगदान था। यदि गांधी जी की स्वाधीनता संघर्ष की धुरी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हमारा प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अथवा का प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया था। ये सत्य और अहिंसा पर आधारित एक विशाल आंदोलन था। इस आंदोलन को चलाने के लिए निम्न कारण थे। 1928 में एक साइमन कमीशन भारत आया था। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। इस कमीशन ने भारतीयों के विरोध के बावजूद भी अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी, जिससे भारतीयों में असंतोष फैल गया था। बारदोली के किसान आंदोलनों की सफलता ने गांधी जी को सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित कर दिया था। गांधी जी ने सरकार के समक्ष कुछ शर्तें रखी, परंतु वाइसराय ने इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया, तो गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी की दांडी यात्रा से प्रारंभ होता है। तो दांडी कहाँ है? गुजरात में है। ये मैप में भरना भी आ सकता है। दांडी गुजरात में है। दांडी यात्रा के बारे में लिखिए। तो गांधी जी की ये सविनय अवज्ञा वाली यात्रा ही होगी, दांडी यात्रा। गांधी जी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश सरकार के सर्वाधिक घृणित कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व करेंगे। नमक पर सरकार का एकाधिकार बहुत अलोकप्रिय था। इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध व्यापक असंतोष को संगठित करने की सोच रहे थे। उन्होंने भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया, लेकिन ब्रिटिश शासन को नहीं आया। अधिकांश भारतीयों को ये समझ में आ गया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार को समझ में नहीं आया। यद्यपि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्व सूचना वाइसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी, लेकिन वे इस यात्रा का महत्व नहीं समझ सके। गांधी जी ने 12 मार्च को, प्रश्न ऐसे आ सकता है कि कब शुरू की? 12 मार्च को नमक यात्रा शुरू की 12 मार्च को, और ख़त्म कब हुई? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल 1930 को दांडी के निकट पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। शुरू कब की थी? 12 मार्च 1930 से। वहाँ उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। वहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन देश में फैल गए। अनेक स्थानों पर लोगों ने सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए दमन चक्र प्रारंभ कर दिया। गांधी जी सहित अनेक लोगों को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया, परंतु आंदोलन की गति पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी बीच गांधी जी तथा तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता होता है। गांधी इरविन समझौते के तहत गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने एवं आंदोलन बंद करना स्वीकार कर लिया। तो गांधी इरविन समझौता कब होता है? 1931 में। इस तरह 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ समय के लिए रुक जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होना और सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ होना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की से असफल होना और सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ हो जाना। सन 1931 में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ था। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया, परंतु इस सम्मेलन में भारतीय प्रशासन के बारे में कोई उचित हल नहीं निकल पाने के कारण
महात्मा गांधी निराश होकर लौट गए। भारत लौटने में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को समाप्त करने के लिए फिर से अत्याचार प्रारंभ कर दिए। कांग्रेस ने अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत कब हुआ? ब्रिटिश सरकार के दमन चक्र के समक्ष अंतिम सविनय अवज्ञा आंदोलन की गति धीमी पड़ गई। अंत में मई 1939 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन के विभिन्न चरण बताने हैं। अथवा में जो प्रश्न है नेक्स्ट हमारा, आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं, इनके प्रकारों के बारे में बताना है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। नेपाल में 1990 के दशक में लोकतंत्र की स्थापना हुई। नेपाल में औपचारिक रूप से राजा देश का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक शक्ति का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता था। अत्यधिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र के परिवर्तन को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उनकी हत्या के पश्चात नए राजा ज्ञानेंद्र ने लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का लाभ उठाकर फरवरी 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया और इसके फलस्वरूप जनता नाराज हो गई। उन्होंने शासन के विरुद्ध जनसंघर्ष प्रारंभ कर दिया। जनसंघर्ष को नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। लोकतंत्र के लिए नेपाल में दूसरा आंदोलन अप्रैल 2006 में प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य लोकतंत्र की पुनर्स्थापना करना था। सप्तदलीय गठबंधन ने काठमांडू में 4 दिवसीय बंद का आह्वान किया, जिसमें माओवादी, बागी व अन्य संगठन भी साथ हो गए। अप्रैल 21 को के दिन लगभग 3 से 5 लाख आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। 24 अप्रैल 2006 को राजा ने आंदोलनकारियों की समस्त मांगें मान ली। गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतिम सरकार का प्रधानमंत्री बनाया गया। संसद की बहाली हो गई। नई विधानसभा के गठन की बात को मान लिया गया। संसद ने विभिन्न कानून पारित कर राजा की अधिकांश शक्तियों को वापस ले लिया। 2008 में राजतंत्र की समाप्ति के साथ नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इस प्रकार नेपाल में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना हुई। तो 2008 में राजतंत्र की समाप्ति हो गई और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था नेपाल में। नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 2008 में। अथवा का प्रश्न हल करेंगे। आंदोलनकारी समूह क्या होते हैं? आंदोलनकारी समूह वे होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेने की अपेक्षा राजनीति को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। वे या तो मार्च करते हैं या हड़ताल करते हैं या विरोध प्रदर्शन द्वारा सरकार का ध्यान किसी खास मुद्दे की तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। अधिकांश आंदोलन राजनीतिक दल से संबंध नहीं होते, लेकिन उनका एक राजनीतिक पक्ष होता है। आंदोलनों की राजनीतिक विचारधारा होती है, तब बड़े मुद्दों पर उनका राजनीतिक पक्ष होता है। राजनीतिक दल एवं दबाव समूह के मध्य का संबंध कई रूप धारण कर लेता है, जिससे कुछ प्रत्यक्ष होते हैं तो कुछ अप्रत्यक्ष। कभी कभी आंदोलन राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी लोगों के विरुद्ध विद्यार्थियों का असम आंदोलन चला था। आंदोलन की समाप्ति पर इस आंदोलन ने असम गण परिषद नामक राजनीतिक दल का रूप ले लिया था। आंदोलन के प्रकार। आंदोलनकारी समूह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: एक ही मुद्दे से संबंधित आंदोलन और एक से अधिक मुद्दे वाले आंदोलन। 2 प्रकार के होते हैं। अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं तो उन्हें कहते हैं एक ही मुद्दे से संबंधित आंदोलन। जैसे नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये एक ही मुद्दे से संबंधित आंदोलन है, यानी एक ही मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। एक से अधिक मुद्दा, यानी जब कोई आंदोलन एक से अधिक मुद्दों को लेकर हो। कुछ आंदोलन ज़्यादा सार्वभौम प्रकृति के होते हैं, इनमें एक से अधिक मुद्दे होते हैं तथा ये लंबे समय तक चलते हैं। ऐसे आंदोलनों के नियंत्रण अथवा दिशा निर्देशों के लिए कोई एक संगठन नहीं होता। पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन ऐसे आंदोलनों के उदाहरण होते हैं। अब हमारा मानचित्र है 4 नंबर का। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित करना है: रावत भाटा, नासिक, नेवली और तलचर। दिए गए भारत के मानचित्र में या तो हम ऊपर वाले भर सकते हैं 4, या नेक्स्ट नीचे वाले भर सकते हैं। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में ये अंकित करना: गया, मारमागोवा, नेल्लोर, अजमेर। तो
मैं आपको मैप का भी अभ्यास कराऊंगी। अब अपन देखते हैं ऊपर वाले। रावत भाटा राजस्थान में है। नासिक महाराष्ट्र में है। रावत भाटा राजस्थान में है। तलचर उड़ीसा में है। नेवली तमिलनाडु में है। ये नेवली है तमिलनाडु में। अब हम दूसरे देख लेते हैं। गया बिहार में है। मारमा गोवा, इसी में देख लेते हैं अपन। गया बिहार में है। बिहार ये है। मार्मो गोवा के पास है। नेल्लूर कर्नाटक। अजमेर राजस्थान में है। ये हमारा अजमेर है। ये गया बिहार में है। ये मार्मा गोवा, ये गोवा है और गोवा के पास मार्मा गोवा है। नेल्लूर आंध्र प्रदेश में है। नेल्लूर। आज हमने हमारी डेस वर्क एक्सीलेंट का पहला मॉडल पेपर कर लिया है। जल्द ही और मॉडल पेपर डाले जाएंगे। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें।